अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि दिस चार्ज इज बेसिकली 100 कूलम, दिस चार्ज इज बेसिकली 25 कूलम, and the distance between the center is, let's suppose, 20 centimeter. Okay, Talab, tell me the way how to find the force between these two charges. K q by r square. Good. F is equals to K, एक लार्ज क्यू है सारा जेब, एक छोटा क्यू है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला दिया था फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अगस्टिनो कूलम। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूला है। मींस उसने दो चार्जेस को रखा, उसने देखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है सारा जिदून, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब उसने छोटे छोटे चार्जेस रखे ना 20 कूलम 30 कूलम, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्जन थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे ही उसने चार्जेस बड़े बड़े रखे तो उस मैग्नीट्यूड वाइज, मीन 100 कूलम 200 कूलम सेम डिस्टेंस पे, ये ऑब्जर्व के चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। लाइक स्मॉल मैग्नेट्स कम रिपेल अट्रैक्ट करेंगे और लार्ज मैग्नेट्स ज्यादा अट्रैक्ट मैग्नेट करेंगे, ठीक है, ये वही चीज है। तो उसने क्या किया, इसको एक्सप्रेशन नंबर ए का नाम दे दिया, और दोबारा जब उसने डिस्टेंस को देखा तो डिस्टेंस के हिसाब से कूलम गेट टू नो कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ये वाला, जितना ये लार्ज होगा डिस्टेंस काजिम, उतनी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना सारा जदून देखें। ये तो इस इन दोनों एक्सप्रेशन को तला आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताएगा, जरा आपने गौर से सुननी है। तला ट्राई टू एक्सप्रेस क्या चीज वो कुलंदा की स्टेटमेंट जो आपके माइंड में आती है। जी जी। the force of attraction between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation. गुड। तला दोबारा इस लॉ को दो पार्ट्स में बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, बोलो तला, Directly proportional to the product of 2 point charges. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Square of separation. बिटवीन देयर सेंटर, Center. ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काजिम कुछ मिलती जुलती नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सारा? यस सर, बहुत मिलती है। मिलती है। सारा आपने सर्कुलर मोशन वाली वीडियो देखी थी? सर अभी तक नहीं दिखी। ओहो, टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट याद हो जाएगी सारा, ये लिखी हुई है आपका रिसोर्स पैक मैंने ऑर्डर कर दी सारा। ठीक है सर। अच्छा सारा जी, सर ये के कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है, मैं के पे आता हूँ। के मेरे पास कूलम कांस्टेंट है ना यहाँ पे। तला के की वैल्यू याद है आपको? सर पता नहीं कोई पेसिमिसिविटी कुछ होता था, पता नहीं 8.99 इन 10 to the power of something कुछ इस तरह होता था। एप्सिलॉन वाला। हाँ हाँ काजिम 8.85, हाँ 10 to 8.85, हाँ power 10 to the माइनस power -12, हाँ -12 होता है। अच्छा अब सर, सारा इस फोर्स का क्या नाम है? हम्म, इस फोर्स का क्या नाम है? इसको, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ, और ये जो एप्सिलॉन नॉट इसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री ठीक स्पेस, है। इसको सारा परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ परमिटिविटी क्या होती है। ये जो ई वाली चीज है ये हाँ परमिटिविटी है? यस यस, ओके ओके। इसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। देखो सारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बेसिकली दो चार्जेस के बीच का मीडियम कौन सा है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई डैम फर्क नहीं पड़ता सन अर्थ से कितना दूर है, बीच में एयर है नहीं है, वैक्यूम है, क्या चीज है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना, वो डिपेंड करता है, चार्जेस आर प्लेस इन ऑयल, इन वाटर, इन एयर, बीच में पेपर है, प्लास्टिक है, दो चार्जेस के बीच में क्या चीज है, ये बहुत मैटर करता है चार्जेस के केस में। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं बेसिकली परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू एयर के लिए ये होती है जो कि गिवन होगी। अगर एयर के अलावा कोई मटेरियल होगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन होगी। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है, जो मैंने आपको पहले कहा था आपको होना चाहिए, इफ यू पुट दिस वैल्यू, चेक करें कि आपका आंसर ये आता है। काजिम चेक करो, 8.99 यस यस 10 यस रेज़ टू द पावर 9। यस यही आता। सारा जदून सारा जेब आप दोनों चेक करें, शाबाश। क्या आपके पास ये आ रहा है? आंसर ये बन आ रहा है सर। अच्छा अब मुझे सच बताएं, अगर आपको एक चार्ज की वैल्यू ये गिवन है, दूसरी चार्ज की वैल्यू ये गिवन है, डिस्टेंस ये गिवन है, के की वैल्यू मैंने दे दी है, ये है, ठीक है, तो आपके लिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। जी अच्छा सही है। लेकिन तला की एक बात तो आपने फोकस नहीं किया, उसने एक वर्ड यूज किया है
फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ओहो, ये क्या एक जैजी किस्म का वर्ड इसने यूज किए। फोर्स बिटवीन टू, सारा जेब कासिम आप लोग आंसर दें। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का वर्ड यूज किया इसने। ये पॉइंट चार्जेस क्यों इसने यूज किए? ये तो कह सकता था फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। दो फोर्सेस फिक्स पॉइंट पर हैं, उसके बीच में जो फोर्स है। वेरी गुड, दो चार्जेस या फिक्स पॉइंट पर हैं, मतलब वो मूव नहीं कर रहे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। कूलम लॉ इज नॉट अबाउट मूविंग चार्जेस, ये बात याद रख लें। कूलम मूविंग चार्जेस के ऊपर जो लॉज हैं वो एएस में किरचॉफ लॉज है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, लेकिन पॉइंट चार्जेस को अगर मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूं आपको कभी नहीं भूलेगी। देखें, अगर मैं कहता हूं आप जिस रूम में बैठे हैं, सही है, उस कमरे में दो क्रिकेट बॉल्स हैं। एक क्रिकेट बॉल रूम के एक कॉर्नर में सारा जेब, एक क्रिकेट बॉल रूम की उसी रूम के दूसरे कॉर्नर में। चलें, वो तो चार्जेस या बॉल्स के बीच का डिस्टेंस इतना लार्ज नहीं है, हम उनको पॉइंट बॉल्स नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक क्रिकेट बॉल एबटाबाद के अंदर है एंड वन क्रिकेट बॉल कराची के अंदर है, अब मुझे बताएं, अब दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज नहीं है कि हम बॉल्स के डायमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। यानी काजिम कहते हैं सर जो बॉल एबटाबाद में और जो बॉल कराची में है उसमें तकरीबन सर 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या बॉल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर इग्नोरेबल नहीं है? तो अब इग्नोरेबल है सर। हाँ, तो अगर अब आप मार्स से या मून से देखें उन दोनों बॉल्स को, एक एबटाबाद में कराची में, आपको बॉल्स तो लाइक अ डॉट नजर आएंगी, लाइक अ डॉट नजर आएंगी बिल्कुल। इसलिए हम उनको पॉइंट मैसेज कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, उसको भी पॉइंट चार्जेस कहते हैं। दूसरी बात ये कि हम चार्जेस की वैल्यू या डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई पॉइंट का वर्ड यूज है, हम इसे सेंटर से मेजर करते हैं इनका डिस्टेंस। बात समझ आई? ये दैट्स व्हाई द वर्ड पॉइंट चार्जेस आता है। चार्ज जितना बड़ा भी क्यों ना हो, हमने लेना डिस्टेंस सेंटर से ही है। सन जितना ही बड़ा क्यों ना हो, अर्थ जितनी छोटी क्यों ना हो, डिस्टेंस हमने सेंटर से लेना है मरियम सारा। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, वर्ड पॉइंट का यूज करेंगे। तो पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मैसेज का कॉन्सेप्ट उस जगह आता है व्हेन द सेपरेशन इज वेरी लार्ज, कि आप उनके अपने डायमीटर को, अपने साइज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया? वही क्रिकेट बॉल आपके कमरे में पड़ी हो तो पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, पॉइंट मैसेज नहीं होंगे। लेकिन जब वही दूर दूर पड़े होंगे बहुत ज्यादा, तो उसको हम पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मैसेज कह देते हैं। क्लियर? अच्छा, ये आ गया कूलम लॉ जी। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस राइट नाउ कितना है? अभी देखें कितना है। 20 सेंटीमीटर। 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। गुड। तला अगर इसको 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर पे ले जाए, तो जो फोर्स की वैल्यू आप लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, अगर क्या वो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी? वो यस यस रिड्यूस होगी। अच्छा, तला कह रहे रिड्यूस होगी, बाकी लोग रिड्यूस होगी। अब बच्चों लेट्स सपोज फोर्स की वैल्यू आपके पास आई है, एग्जांपल दे रहा हूं 1000 न्यूटन। क्या वो रिड्यूस होके, अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो 1000 न्यूटन रिड्यूस होके कितना आना चाहिए? बोले। 250। तला कहते हैं 250। हाँ जी, सारा जेब आप देखें 1000 न्यूटन लेट्स सपोज अगर वैल्यू है। इन्वर्स होके वो स्क्वायर है ना, तो फिर इन्वर्स होके ओह वेरी गुड जी, सारे ने तो बात ही खत्म कर दी कि इन स्क्वायर है। सो दैट्स व्हाई अगर आप गौर से इस ग्राफ को देखें ना, देखें, इसको अपने से ड्रॉ करना है और यहाँ पे आप लोग एक काम करें, इस जगह पे इसका हम स्फेरिकल चार्ज बना देते हैं। सारा कहती है अगर डिस्टेंस आर के ऊपर है राइट नाउ, फिर हम डिस्टेंस 2r पे आ जाते हैं, फिर डिस्टेंस 3r पे आते हैं, फिर डिस्टेंस 4r पे आते हैं, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, तो डिस्टेंस 2r पे आके, सॉरी ये यहाँ पे लगाता हूँ, ये, तो डिस्टेंस 2r पे आके ये हाफ है, ये f/4 है। लेट्स सपोज ये 1000 न्यूटन है, ये कितना हो जाएगा 500, और ये वैल्यू हो जाएगी 250। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आके ये वैल्यू डबल आर पे आके 250 पे आ जाएगी, और 3r पे आके ये f/9 हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ट्रेंड इस तरह बन जाएगा, ये देखें। सो दिस इज f max,
सारा की बात ठीक है कि ये f/4 हो जाएगा और यहाँ पे सारा f/9। ठीक है काजिम, आगे जाता हूँ। तो 4 पे आके f/16। So can I say the electric force between any two charges is inversely proportional to square of separation? Separation between the charges का square। तो ये ग्राफ बनेगा ना? अब ये देखो, यस गौर से देखो, ये R उसकी सरफेस है, उस चार्ज के ऊपर है। इधर देखो कितने मजे से वैल्यू 1000 है, लेकिन जैसे डबल R पे आए, लुक एट द वैल्यू कितनी होगी है 250। दैट्स बाय फोर्स बाय 4। इधर आके 111.11 f/9। ठीक है, तो ये ग्राफ सबको क्लियर है? यस सर। ओके, काजिम को क्लियर हो गया। ठीक है जी, आपको सारा जी क्लियर है? जी क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है, आप घर में मैग्नेट से खेलते हो, बचपन में मैग्नेट से आपके पास, आप जितना दूर करोगे मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट से, तो डेफिनेटली उनकी फोर्स कम होती जाएगी ना। ठीक है, वो अक्सर ट्रकों के पीछे नहीं रखा होता, फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। पढ़ा नहीं आपने? कीप द डिस्टेंस अदरवाइज यू फॉल इन लव। मतलब ये वाकई जितना आप दूर जाते जाएंगे ना, अगर दो फ्रेंड्स आपस में मिलते ही नहीं है, दो बडीज आपस में मिलते ही नहीं है, चांसेस ये हैं कि ओवर द फ्यूचर जाके उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग वंस अ वीक, वंस अ मंथ मिलते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है, दे केयर अबाउट ईच अदर, बर्थडे पे विश करते हैं, कोई टफ टाइम में कॉल करते हैं, तो वो रिलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। बात समझ आई? तो कूलम लॉ एग्जैक्टली, मजे की बात ये, कूलम लॉ इज अबाउट द सेम जेंडर एज वेल एज अपोजिट जेंडर। मतलब लेट्स सपोज काजिम का एक बंदा है जो काजिम को अच्छा नहीं लगता, लड़का है कोई, उससे गुस्सा काजिम को आता है, काजिम की लड़ाई होगी उसके साथ। अब ये काजिम है इस जगह पे सारा, और ये उसका वो है एनिमी है। अब जी जितना क्लोज होंगे ना, उतना ज्यादा इनकी चांसेस भी हैं कि फाइट करेंगे आपस में। लेकिन अगर काजिम का एनिमी चला गया, लेट्स सपोज किसी और शहर में चला गया, तो काजिम के छोड़ो यार, अब इससे मैंने क्या बात करनी, दफा करो, चला गया तो चला गया। तो ये कूलम लॉ फ्रेंडशिप पे भी लगता है, रिपल्जन पे भी लगता है, अट्रैक्शन पे भी लगता है बेसिकली। और अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, ये ऑपोजिट जेंडर है, दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय, इफ यू इंक्रीज दिस सेपरेशन, चांसेस ये हैं कि उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। एंड इफ यू हैव अ चार्ज एंड इफ यू ब्रिंग क्लोज, तो अट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हायर हैं। कूलम लॉ एग्जैक्टली इस चीज को एक्सप्लेन करता है। आई होप कि मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? आगे जाऊं। सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, गुड। दूसरा, सेपरेशन के इनवर्सली। तीसरा, ये मीडियम डिपेंडेंट है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। चौथी बात, इनवर्स को लागू बे करती है। 4 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? फिर मैं आगे जाऊं। क्लियर? सारा जेब, सारा जदून, काजिम, तला, क्लियर? सर कूलम लॉ रेस्ट पे होता है ना? तला मैसेज करो ग्रुप में, शेजिल ज्वाइन इफ यू आर अवेलेबल प्लीज। तला रेस्ट के लिए बिल्कुल। मरियम, सारा रेस्ट। कोई और कर ले, मैं नहीं कर सकता। अच्छा प्लीज काजिम आप मैसेज कर दो, शेजिल इफ यू आर अवेलेबल डू ज्वाइन। बिल्कुल सारा, मैंने आंसर दे दिया, रेस्ट पे लगता है। ठीक है, ठीक है, बस मैंने कंफर्म करना था। अच्छा अगर आप इनको, हाँ अगर आप इनको मूव करोगी ना दूर, तो मूव करने के बाद जब दोबारा स्टॉप करोगी ना, फिर कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। करंट सिचुएशन जिसमें चार्जेस ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, फिर नहीं लग सकता। अच्छा, अगर आप इस चार्ज को यहां से उठा के यहां ले आओ ना, रेस्ट पे ले आओ, अब फिर लगेगा लॉ। ठीक हो गया? अगली बात ये हो गया जी, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहां से जरा गेम थोड़ी सी चेंज होने वाली है। सही है? सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक। आगे कोई ना कोई, आई थिंक शेजर इज देयर। यस, शेजर इज देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम शेजर। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ शेजर, बस अभी हमने आपसे इतना मिस नहीं किया, बस हमने कूलम लॉ ही पढ़ा। अच्छा, ओके सर। वो जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस नहीं था, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली, ये स्लाइड आप देख लेना, ये स्लाइड है। अच्छा ओके सर। हाँ, ये जितना सिलेबस था ना, ये आप लास्ट लेसन में थी ना, ये जो यस सर थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स था, ये वो था। और अभी हमने सिर्फ ये दो चार्जेस के बीच में जो नहीं लगाते, F = k q/r², ये पढ़ा है। अच्छा
ओके सर। अच्छा यार ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं कहता हूँ अगर सारा मरियम ये लोग आप सॉरी मरियम कह रहा हूँ सारा, अगर आप ये टॉपिक पढ़ लोगे ना इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको समझ लिया, फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझ आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा इसके लिए मैं आपको एक अजीब सी एग्जांपल दूंगा, शायद आपको ज्यादा अपील करे, लड़कों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी, बट गर्ल्स आप भी ट्राई करो। अच्छा सपोज करें काजिम यू बिलोंग टू विच एरिया, जो गांव आपका किस एरिया किस तरफ है काजिम? जहाँ पे बाबा लोग या हाँ 410 सर। 4 ओके 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 ओके। अच्छा बात सुनना, मैं कहता हूँ ये वो, बल्कि भी ठहरे मैं इसको बनाता हूँ ताकि आपको डायग्राम अच्छी समझ आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा सब लोगों ने ना अपने गांव को इमेजिन करना है कि जिन एरियाज में आप रहते हो, अच्छा रहते थे आपके बाबा दादा बूझो भी थे, सही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना जरा मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा जरा इसको इजी कर दूं। मैं कहता हूँ काजिम का ये एरिया है, चरसदा का एरिया है, चरसदा ही है ना? यस सर। अच्छा काजिम कहता है जी सलमान कभी आए ना मेरी एरिया में, मेरा बड़ा होल्ड है इस एरिया में। होल्ड का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं सारा किसी भी एक पर्सन के गांव में। मींस सपोज करें ये काजिम के गार्ड्स हैं और इनकी गन्स हैं, गन नंबर 1, गन नंबर 2, गन नंबर 3, गन नंबर 4। इस एरिया में कोई भी बंदा आया ना तो ये उसको मतलब रेजिस्ट करेंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा अब तला यहाँ पे क्या करता है, तला खुद तो आ नहीं सकता, ठीक है। तला एक काम करता है, यहाँ पे कोई एक बंदा है, तला ये चेक करना चाह रहा है, ये तला नहीं है, अच्छा सही है। तला सिर्फ इस बंदे पे फोर्स लगा रहा है कि यार बात सुनो, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, स्मॉल चार्ज, और ये काजिम का अपना चार्ज है, बड़ा चार्ज। सपोज करें काजिम कहते हैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 100 कूलम है और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लेट्स सपोज 50 कूलम है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा ये टेस्ट चार्ज है। तला उसको कहता है यार बात सुनो, एक काम करो, राइट नाउ यू आर इन एबटाबाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इससे करो, ये चरसदा की जरा एरिया में जाओ, चेक करो इस बंदे का कितना होल्ड है। उस बंदे का नाम है काजिम, सही है। अच्छा जैसे ही सारा ये टेस्ट चार्ज इस एरिया से आगे इंटर होएगा, इस एरिया से आगे आगे, सच बताएं क्या इसके ऊपर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं एक्ट करेगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो? कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। सारा से बताएं रिपल्सिव फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लगेगी क्योंकि सेम है। सेम है। अच्छा मजे की बात ये लगेगी, लेकिन अगर ये हुई लड़की फिर क्या होगा? फिर एरो जो है ना फिर एरो क्या होगा? ये एरो इन्वर्ट हो जाएगा, है ना तला? ये तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव की बजाय, लेकिन फोर्स लगेगी, एग्री? अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पॉइंट ए पे फोर्स नहीं लग रही, पॉइंट बी पे फोर्स नहीं लग रही, पॉइंट सी से फोर्स लग रही है, पॉइंट डी पे फोर्स ज्यादा लग रही है, और पॉइंट ई पे फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सारा जब एग्री? पॉइंट ई पे अगर हम आएंगे तो फोर्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम नहीं हो जाएगी? रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जी इस गुड, अब इस टेस्ट चार्ज पे, इस क्यू को, छोटे क्यू को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। अब कितनी फोर्स लगती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज? शेजिल कितनी फोर्स लगती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ काजिम। लेकिन काजिम के गार्ड्स कितनी फोर्स लगाते हैं? हाउ मच फोर्स दे एक्ट ऑन अ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज वो बंदा है, वो लड़का है जिसको हम भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि काजिम कितना पावरफुल है, लेकिन उसके लिए टेस्ट चार्ज को काजिम के जोन में, काजिम के एरिया में जाना होगा जहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, एग्री? ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू हो गया। सो यहां से अगर हम यूनिट के ऊपर आ जाएं तो फोर्स की यूनिट क्या है बोलो सारे तला? न्यूटन पर चार्ज की, सारा सारा जदून न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो E की यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो कुछ और है, जरा वेट करें। जैसे ही
ये टेस्ट चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, इस जगह पे और इस जगह, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, काजिम के जोन के अंदर, सद्दा के अंदर इंटर हो गया। अब सारा जेब ने कहा सर ये तो इसके ऊपर कूलम लॉ भी लग सकता है। आपने कहा था दो चार्जेस के बीच में वो जो F इक्वल टू क्या था, सारा जेब पढ़ो, के क्यू, अभी हमने पढ़ा है शेजल, के क्यू क्यू बाय R square. आर स्क्वायर। सो व्हाई नॉट ये वाली वैल्यू हम इधर क्यों ना लगा दें F की जगह, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। सो जरा ये पुट करते हैं, करो शाबाश सब लोग। E इज इक्वल टू, मैं रुकता हूँ, के क्यू बड़ा क्यू छोटा बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय क्यू। करें, सॉल्व करें शाबाश। KQ by R square. तो क्यू क्यू से कट जाएगा, चलो Build यू the राइट। formula. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन गया तला के अकॉर्डिंग के क्यू, क्यू नहीं बनता था, के क्यू बाय, Q है ना, मैं उस Q की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक क्यू, हाँ एक क्यू होगा, सही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस टेस्ट चार्ज की है या काजिम की है? काजिम की है ना? ये मेरी है सर। यस, इसका मतलब ये है, हमेशा याद रख लें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट्स ऑलवेज रिलेटेड टू द पावरफुल चार्ज। जो चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज है, जो चार्ज पावर वाइज स्ट्रॉन्गर है, ये उसकी होती है हमेशा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बात समझ आई? सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा वो ग्रेविटेशनल की तरह नहीं है? बिल्कुल उसकी तरह है, के की जगह जी लग जाएगा बड़ा और क्यू की जगह एम लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में फर्क है, फिर भी अच्छा है उस तरह ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। अच्छा ठीक अच्छा, है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये बंदा एग्री ना करता, सेजल ये जो छोटा बंदा नहीं है ये वाला, अगर ये एग्री ना करता, तो इसका मतलब ये कि हम काजिम की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, जब तक आपके पास दूसरा मैग्नेट या पीस ऑफ आयरन नहीं है, आप उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को तो नहीं चेक कर सकते। कंपास नहीं है आपके पास, सारा जेब के पास एक मैग्नेट है, वो प्लास्टिक के साथ बार बार स्टक कर रही है, वुडन पीस के साथ, वो तो नहीं चेक कर सकता मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। सिमिलरली यहाँ पे एक चार्ज को चेक करने के लिए दूसरा चार्ज होना बहुत जरूरी है, बट दैट चार्ज इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। दैट्स व्हाई जिसको जबरदस्ती ताला ने भेजा है ना, ये टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को लाते 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 इस जोन में ले आए, तो जिस जोन में के अंदर हम ले आए उसके ऊपर कितना रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब बताएं इस स्टोरी से आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और क्लियर क्या हुआ कॉन्सेप्ट? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बट कंडीशन ये है कि व्हेन टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको यहां रखोगे तो नो फोर्स, यहां रखोगे नो फोर्स। द मोमेंट यू एंटर इनटू द फील्ड, तब जो फोर्स लगेगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब गेम क्लियर हुई है? Yes, sir. प्लीज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली। अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप क्वेश्चन पूछें कि इसके ग्राफ कैसे होते हैं, क्वेश्चन कोई भी आपके माइंड में चीज है, डू आस्क, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग बच्चों। कोई क्वेश्चन सर, ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल क्यू किसका चार्ज है, एफ किसकी बीच की फोर्स है, कोई भी चीज। काजिम सर ये जो इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका वो भी ऐड नहीं करेंगे कि अबाउट अ पॉइंट? नहीं, अबाउट अ पॉइंट नहीं, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फील्ड के इनसाइड होना जरूरी है ताला। अगर ये जो छोटू है ना जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, यहाँ पे आके इसको लड़की बनाते थे, तो ये लड़का है या लड़की जो भी है, जब तक ये इस जोन में इंटर ना हो, इस पे फोर्स नहीं लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे फुटबॉल को फुटबॉल ग्राउंड के अंदर किक्स लगती हैं, समझ आइए, वैसे फुटबॉल शॉप में पड़ा रहता है। सिमिलरली ये टेस्ट चार्ज भी जब तक इस एरिया में, इस ग्राउंड में, इस काजम के एरिया में नहीं जाएगा, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। समझ आई? ठीक है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मींस 2 टाइम यू गो अवे 4 टाइम इट ड्रॉप, 3 टाइम यू गो अवे 9 टाइम इट ड्रॉप। शेजल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब एक बात जो मैं बताऊंगा आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इनसाइड अ मेटालिक स्फीयर इज ऑलवेज 0 है। ये क्या कह दी मैंने सारा? कोई भी फुटबॉल टाइप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है लेकिन शर्त ये कि मेटल हो, क्या हो तला? मेटल हो। Metal. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द मेटल स्फीयर इज ऑलवेज 0। और ये आगे जाके आपको समझ आएगा क्यों। और पोटेंशियल की वैल्यू आगे बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्लीज ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें, हमें भूलने नहीं है। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, शेजिल बोल दो, इनसाइड द स्फीयर इज ऑलवेज 0। और पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट्स अपने भूलने नहीं है, ठीक हो गया? ये 2 पॉइंट अपने भूलने नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ट्विन करूं, अब देखना मैं क्या करने लगा हूं, गौर से देखना इस ग्राफ को। काजिम में यहां से ऊपर आता हूं, आर से सीधा ऊपर आता हूं, यहां तक आ गया। असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ है वो ऐसे होगा, स्टार्ट से ऐसे होगा फ्लैट लाइन, उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा यूं। मतलब ये मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है बल्कि गलत किया, ये पोटेंशियल था सब ये ऐसे होगा लाइक दिस। अब आपको समझ आएगी। ये देखें, मैंने ये किया कि इस जगह को मैंने एम्प्टी छोड़ा है। एम्प्टी का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू फ्लैट लाइन एक्स एक्सिस पे कर दी है। किस पे कर दी है? एक्स एक्सिस पे। गौर से देखें, ग्राफ सेंटर से स्टार्ट होगा, सारा जिदून सारा जब देखना गौर से एजेस तक आएगा। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ग्राफ यहाँ तक आगे, यहाँ से ग्राफ आपको ऊपर आएगा, सीधा ऊपर आएगा यहाँ पे। यहाँ से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ धीमे धीमे क्या करेगी? ड्रॉप करेगी द मोमेंट यू गो अवे। अब इस पे आके डबल आर पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई बाय क्या हो जाएगी काजिम? 4। और इधर आके हाँ, इधर 3 आर पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू E by 9. 9। और यहाँ पे ई मैक्सिमम था। लेकिन मजे की बात ये स्फेयर के ऊपर मैक्सिमम होगा, लेकिन इससे पीछे पीछे जो 0 से आर तक है, ये 0 है और ये आर है। 0 से लेके आर तक शेजल ये जो एरिया है जो डबल एरो से शेड किया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 शो करनी है आपने। 0 से लेके फुटबॉल की सरफेस तक, फुटबॉल के सेंटर से लेके जहां पे हवा भरते हैं फुटबॉल की नोजल तक, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना जितना फुटबॉल से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होगी। बात समझ आई? ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन प्लीज पूछें, एनी क्वेश्चन, इवन इट्स अ सिली वन, डू आस्क। सर इस तरह क्वेश्चन आपने पेपर में भी दिया था ना? बिल्कुल बिल्कुल दिया था। वो आर फाइंड करना था या कुछ इस तरह? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें ये था कि यूज दिस डायग्राम टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। याद आ गया बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस पे जाके देखना है, जहां पे लाइन बिल्कुल 0 पे टच करी है ना, 0 से आर तक वो रेडियस है। काज़िम याद आया? यस सर। गुड हो गया जी। अच्छा, अप टिल नाउ मैंने आपको ए इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फिर एफ का फॉर्मूला था, बोलो शाबाश, के बिगर क्यू स्मॉलर क्यू ओवर R square. सारा जी। तो नींद आई हुई है कहती है मुझे बहुत नींद आती है ना। अच्छा, और ई का फॉर्मूला बन गया था के क्यू बाय R square. आर स्क्वायर। और अगली बात जो मैंने की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है इनसाइड द स्फीयर और पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है इनसाइड द स्फीयर। ये बात अभी तक मैंने की है, सही है? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर जी जी रीजन क्या है अगर उसने मांगे 2 मार्क्स के लिए? आता हूँ ना, पोटेंशियल क्लियर करा के ना। असल में इसकी रीजन का पोटेंशियल से लिंक है ना, मैं आगे आता हूँ, ठीक है? ओके मैं ये आपने याद रखना है कि इसकी मुझे रीजन देनी है, ठीक है? इसकी क्लियर? ठीक है ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है अभी? प्लीज वो काजिम स्टोरी भूली नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है?
अच्छा, अब आपने एक चीज चेक करनी है तला, बात ये है सारा जेब, आवाज आ रही मेरी सारा? जी आर इधर इन द क्लास? जी जी। नींद आई है? नहीं, वो बिल्ली कमरे में आ गई, उससे निकाल ली थी। अच्छा, वो तो आपकी अपनी नहीं है? अपनी ही है मगर तंग करती है। अच्छा अच्छा, तंग करती, चलो ठीक है। ये है वो क्यू, वो टेस्ट चार्ज, वो बंदा जिसको हमने लाना है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, तला क्या करता है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है कि यार बात सुनो, तुम एक काम करो, जरा इस रीजन में इंटर हो, ताकि मैं चेक करूं कि इस बड़े चार्ज की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, इस बड़े वाले की ना। सही है? अच्छा, अब ये फोर्स चार्ज अभी पॉइंट ए पे, लेट्स सपोज, फिर मैं कहता हूँ पॉइंट बी पे, फिर ये पॉइंट सी पे, और ये फिर पॉइंट डी पे आ गए। किस पॉइंट से आगे जाना बड़ा मुश्किल है टेस्ट चार्ज के लिए, मतलब डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगी। इस टेस्ट चार्ज की डिफिकल्टी कहां से आगे स्टार्ट होगी? ये इस चार्ज के पास जाना चाह रहे हैं, बी से। वेरी गुड, वेरी गुड। बी से डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहां तक तो शायद टेस्ट चार्ज खुद भी आ ही जाए किसी तरह, लेकिन पॉइंट बी पे जैसी टेस्ट चार्ज पहुंचेगा ना, यू आर राइट सारा, यहां से आगे इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगी पर यूनिट चार्ज। रीजन ये है कि अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में इंटर हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब जरा मैं इसको और जूम करता हूं। बी पे जाके हम छोड़ेंगे ना, शायद हो सकता है ये बी पे आके इधर से गिर जाए, इधर बेहोश हो जाए, इधर आके सपोज करो। लेकिन सी पे छोड़ेंगे ना, सी पे यहां से, हो सकता है इधर आके बेहोश हो। लेकिन अगर डी पे छोड़े, हो सकता है वो इधर आके बेहोश हो जाए। ये क्या रीजन है? ये दूर क्यों जा रहा है? जितना करीब आके छोड़ेंगे उतना रिपेल होके दूर क्यों जाएगा? सोचें। ज्यादा फोर्स लगेगी ना। ज्यादा फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम रिपल्शन कब होगी? हाँ, जितना डीप पास होगा। जितना करीब होएगा। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एक मसला है, करीब ले जाना भी आसान काम तो नहीं है। डी पॉइंट तक ले जाने के लिए उस बंदे को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तला को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बहुत जोर से वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब जाके ये चार्ज बेचारा इधर आएगा। इधर आना कोई इजी काम तो नहीं है, बिकॉज यहाँ से बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये इसको नहीं आने दे रही आगे। लेकिन तला ने कहा बच्चे तुझे जाना होगा इधर आज। हाँ ठीक है, तला खुद तो नहीं जा रहा, तला खुद तो पीछे खड़ा है इधर। ठीक है, इसको धक्के मार मार के आगे भेज रहे हैं। सही है? ठीक है। जी इसका सर। हाँ, इसका मतलब डी के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये हुआ, एक काम ना कर दें, अगर मैं इसको इन्फिनिटी कह देता हूँ और इसको पॉइंट कह देता हूँ, तो तला ने कितना वर्क डन किया है पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। This work done per unit charge is known as electric potential. एक सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव Move अ charge चार्ज from infinity infinity to to a point. A point. point in the electric एक field. सेकेंड सर, फिर से जी। समझाइए इन्फिनिटी वाला। देखो, जहां से समझ स्टार्ट किया ना तला ने उस बंदे को मूव करना, वो इन्फिनिटी है। वो काजिम के शहर से बहुत दूर है, एबटाबाद हो सकता है, और काजिम चरसदा में है। लेकिन जैसे जैसे इस पे फोर्स लगती जाएगी, करते करते पेशावर, मतलब वो करते करते हरिपुर मानसर एबटाबाद जो भी है, करते करते चरसदा में इंटर, जैसे ही चरसदा में इंटर हो गए ना, यहाँ से आगे इसको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन पर यूनिट मास। अब ये जो वर्क डन पर यूनिट मास होएगा, अब इसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं इस पॉइंट को, और इसको एक पॉइंट कह देते हैं। अब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जाने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ये चार्ज भी पॉजिटिव है और काजिम तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जब एक पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जिस तरह नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो एक नॉर्थ को दूसरे नॉर्थ के पास लाने के लिए आपको थोड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता मैग्नेट्स को। ठीक है? इसी तरह इस चार्ज, छोटू चार्ज को, ये जो छोटू चार्ज है, इसको उसके पास लाने के लिए तला को अ लॉट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। मर्जी है तला उसको घसीट के भेजे, गाड़ी से बांध के लेके जाए, खींच के लेके जाए, लेकिन तला किसी तरह उसको इस फील्ड के अंदर इंटर कराना चाह रहा है। अब जब वो तला ने वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर तो दिया, मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू इंफिनिटी, लेकिन जैसे ही इस पोजीशन के ऊपर लाके तला छोड़ेगा ना उसको, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी, इधर आके लगेगा ये चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है, वो इलेक्ट्रिक रिपल्जन की वजह से आई है। बात समझ आइए?
लेकिन अगर ताला इस चार्ज को यहां से उठा के इधर ना लाता तो ये चार्ज के अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये ना आए। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ताला को करना पड़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोपोटेंशियल। आप सारा समझ आइए। और सर ये जी पॉजिटिव भी होता है? और ये पॉजिटिव होता है, उसकी रीजन बताऊंगा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, सारा से बोलो, वर्क डन पर यूनिट in bringing a charge from infinity to a गॉड, point. वेरी गुड। आप समझिए सारा कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूं ना, आप लोग कहेंगे यार ये क्या, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ी है, हमने बुक्स में भी पढ़ी है, तो फिर फायदा नहीं है। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अच्छा पर यूनिट के साथ ब्रैकेट में अगर थोड़ा सा टेस्ट चार्ज लिखते हैं ज्यादा बेहतर है, लेकिन ब्रैकेट में लिखें। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शेजल यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. I think clear. आई थिंक यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं यार ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर इसी फॉर्मूला से लिस्ट जो हमने कंटिन्यू की हुई है फॉर्मूला शीट देख लें ऊपर से, ये फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है। अब आप लोग सोच के बताएं ये के क्यू बाय आर कैसे आता है। चलो कुछ कुछ ना कुछ मुझे हिंट दो। स्टार्टिंग पॉइंट वर्क डन बाय यूनिट चार्ज है, बट एंड फॉर्मूला वो है जो ग्रीन में है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये प्रूव, ये क्या कहते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला निकालें, उसको डिवाइड कर दें चार्ज के साथ, तो आपके चलो पास ये आ वर्क डन जाएगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया और चार्ज आ गया, तला गुड। हाँ ठीक आगे है, बोलो। और फोर्स की जगह वो लगा दें, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर लगा दें। तो ओ के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी क्यू बड़ा काजिम हो गया और छोटा क्यू वो टेस्ट चार्ज हो गया। यू राइट। हाँ जी और जी। आर उन दोनों का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट जब भी ले, एक सेकंड, हाँ और जी आर जी और क्यू जी। अलग अलग हो गए। ये लो, ये वैल्यू तले ने फोर्स की जगह पुट की है बच्चों, ये वाली, ठीक है। हाँ तो के क्यू बाय आर आ गया ना, कट कट तो करके। के बड़ा क्यू तला इज राइट, इस क्यू को इस क्यू से कट कर देते हैं, आर को आर से कट कर देते हैं स्क्वायर से। तो तला यूर राइट यार, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या बात है, आई एम वेटिंग। बाकी लोग देखें प्लीज, ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। सही है सारा, जरा आराम से देखो मैंने कहां से स्टोरी स्टार्ट की थी और कहां पे लाके एंड किए, थोड़ा सा शायद आप लिंक कर पाओ। शेजल देखो, तब तक मैं बिस्कुट खा लूं। जल्दी काजिम, अब यस सर। तुम्हारी इलेक्ट्रिफाइड स्ट्रेंथ हमने चेक कर ली भाई। हाउ मच फोर्स, हाउ मच वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज। तुम्हारे एरिया में आने के लिए किसी भी चार्ज पे, किसी भी बंदे पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना जोर लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ सर आपने ये नहीं समझा ये पॉजिटिव क्यों होता है? गुड। देखो पॉजिटिव इसलिए रखते हैं ना कि अगर ये नेगेटिव होगा तो जैसे ही तुम्हारे जोन में पॉइंट बी से एंटर होगा तो तुम उसको अट्रैक्ट कर लोगे बेसिकली, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम रिपल्सिव फोर्स के थ्रू चेक करें कि काजिम के अंदर कितना पोटेंशियल है। बात समझ आई? अच्छा मतलब बेसिकली सर जो निकलता है वो हम काउंट ये करते हैं कि रिपल्सिव फोर्स है। हाँ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट है। जब तक चार्ज इधर नहीं आएगा ना और ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक तुम उसको रिपेल नहीं कर सकते। बेसिकली तुम रिपेल करना चाह रहे हो, ठीक है सर। जब तुम रिपेल करोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, असल कॉन्सेप्ट ये था। तो ये जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर आ जाएगा ना, इसका मतलब ये काजिम का चार्ज है क्यू, काजिम कितने साल का सपोज करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये आर है, ये डिस्टेंस फ्रॉम काजिम है, ये काजिम से आप कितने दूर है, और के तो कांस्टेंट है, काजिम एयर में है, पानी में, किस जगह पे के है, तो पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय आर से। आई समझ? यस सर। अच्छा, लेकिन सारा अब एक मसला है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इस डायग्राम को मैं जूम करता हूँ, शहजाद जरा गौर से देखना, यहां से हम आते हैं, दिस इज आर बी, डिस्टेंस बी, सपोज करें मैं इसको कहता हूं डिस्टेंस ए है ये,
तो अगर एक चार्ज यहां से यहां तक आ गया, किसी भी दो पॉइंट को आप ले सकते हैं, तो आपके पास चेंज इन आर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो सारा एक काम करती है, अगर चेंज इन पोटेंशियल एग्जामिनर मांगे तो सारा ने के क्यू इनटू एक काम करना है 1/RA माइनस 1/RB, 1 न्यू पोजीशन माइनस 1 ओल्ड पोजीशन। ठीक है तला, 1/RA माइनस 1/RB। अब इसको मैं जरा समझाता हूँ बच्चे व्हाट नॉट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखना बच्चों, दिस इज आर, दिस इज डबल आर एंड दिस इज 5R। मैंने ग्रेविटेशन में सेम कॉन्सेप्ट आपको दिया था। अगर हम एक चीज को यहां से उठा के यहां ले आते हैं सारा, अब देखने में तो आपको लगता है कि हमें शजल क्या करना चाहिए, 5R माइनस 2R। डिफरेंस तो किसका है, 3R का है ना। ये मैं कहता हूँ ओल्ड पोजीशन है जहां पे चार्ज था, और ये न्यू पोजीशन है जहां पे चार्ज आ गया। लेकिन आप यहाँ पे 3R पुट नहीं कर सकते, इस जगह पे 3R इज नॉट अलाउड। तला, यहाँ पे 3R इज नॉट अलाउड। तो वंस अगेन आप करेंगे जी के सर। क्यू, तो यहाँ पे करेंगे के क्यू 1/R न्यू डबल आर माइनस 1/R ओल्ड 5R। ये आप इस तरह करेंगे तो बनेगा के क्यू ओवर नीचे एलसीएम 10R आ जाएगा, 2 5s are 10 और 5 2s are 10, तो ये बन जाएगा 3KQ ये बाय आपने 10R। वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो जो क्वेश्चन था याद मैं है, इस तरह कुछ था। हाँ मैं और आर भी तरह ले सकता हूँ। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्रेविटेशन में चीज पढ़ी हुई, आप उसको लिंक कर सकते हो। बात समझ आई? जी मैं आर मतलब मैं 7R भी ले सकता हूँ, मैं 10R भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपने ये चीज पहले पढ़ी है, ये वही चीज है बेसिकली। तो तला ये समझाओ कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आर की जगह तला, ओवर टू यू। इस आर की जगह क्या नहीं कर सकते तला, और कैसे करना है ये बताओ। इसको देख के, इसको देख के और इसको देख के, ये मैं स्टार लगा देता तुम्हारे लिए। शाबाश बताओ अगर तला। ये आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये जो 5R माइनस 3R आप नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको हमेशा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। 1/2R माइनस 1/5R लेंगे तब आपका आंसर ठीक आएगा। हाँ, यानी तला 5R और 2R, यानी जिस पोजीशन से चार्ज को जिस मूव नई जगह कर पे ले जा चेंज रहे हैं, इन डिस्टेंस है वो आप इस तरह माइनस नहीं कर सकते। चेंज इन डिस्टेंस को 1/3R डायरेक्ट ले सकते। सारा से मेरी बात समझे, 5R से 2R पे डायरेक्ट 3R बनता है, लेकिन आप 3R नहीं लिख सकते। ठीक है। मतलब आपको 1/5R 1/2R इस तरह लिखना है। अच्छा, उसकी रीजन बताऊं, मुझे बताएं मैथमेटिक्स क्या कहते हैं। अगर आप एक काम करते हैं, इधर देखें, ये सपोज करें ये 5 है और ये 2 है, ठीक है, और ये R है, तो मैं कहता हूं AB/R एक फॉर्मूला है इक्वल टू X। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा AB चेंज इन R। तो आपने ऐसे नहीं करना कि AB/1/3R, क्योंकि ये R है, ये 2R है, तो इनका डिफरेंस 3R बनता है, लेकिन आप 3R नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/5 माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। चेक कर लें, मैथ्स क्या कहते हैं सारा, देखो 1/5 माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। ओके। होता है, देख लें, होता है मैथ्स में 1/5 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/3? नहीं। नहीं होता। जब ये नहीं होता, दैट्स व्हाई आप करेंगे चेंज इन आर की जगह, इधर अगर ए बी है तो आप करेंगे ए बी इंटू 1 लार्जर आर यानी 5R माइनस 1 स्मॉलर आर 1/2R, इस तरह, या 1/2R माइनस 1/5R, कोई भी कर लें, लेकिन आपने 1/3R नहीं करना। ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। आगे समझ? बस सिर्फ 5 मिनट्स और, छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा सा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन बच्चों, प्लीज यू कैन आस्क मी। जी सर क्लियर। आपको क्लियर है सारा? जदून पूछें, कोई मसला पूछें। क्लियर है। शेजिल, शेजिल क्लियर है सर। बैटरी डाउन, क्लियर? आज तो कुछ ज्यादा ही डाउन है बैटरी सर। आई नो, बस सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट और। ओके सर। अगला टॉपिक है बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी नहीं करना,
सिर्फ उसी फार्मूला को, ये जो काजिम का एरिया था ना, सपोज करो काजिम का एरिया यहाँ से था, ठीक है, और वो जो टेस्ट चार्ज हम यहाँ से आगे ले गए थे जबरदस्ती इधर, अब वो टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे भी हो सकता है, पॉइंट बी पे भी हो सकता है, पॉइंट सी पे भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सपोज मैं पॉइंट सी पे ले आया हूँ स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट सी पे ले आए। सारा ज़ेबा मुझे बताएं, क्या पॉइंट सी पे आके उस छोटू चार्ज को हम छोड़ें, वो रिपेल नहीं होगा? हाँ मैक्स रिपल्जन होगी। वेरी गुड यार, क्या बात है। सारा ने कहा जितना क्लोज होंगे उतनी ज्यादा मैक्सिमम रिपल्जन होगी, क्या बात है, गुड। तो हम एक काम करते हैं, उस मैक्सिमम रिपल्जन के बाद उस छोटू चार्ज में एनर्जी कितनी आएगी, हमें वो एनर्जी नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल की एक्सप्रेशन आएगी, उस चेंज इन पोटेंशियल की एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे छोटू चार्ज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी का आंसर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आप उसको 5R से उठा के 2R पे लेके आए हैं, तो वो जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी, क्या चीज, 3KQ/10R, जो आप पिछले एग्जांपल में जाके देखोगे कि 3KQ/10R क्यों आई थी, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसमें ये क्लोजर 2R ये वाला है, यहाँ पे बनाई थी 2R पे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनी थी ना 3KQ/10R ये वाली, ये आंसर किसका था सारा ज़ेब, चेंज इन पोटेंशियल का था ना। जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल के आंसर को जब हम स्मॉल टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क डन भी कह सकते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। अब आपको अप्लाई करते वक्त इजी लगेगा, देखना ये आ गया काजिम का चार्ज, काजिम यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। ये आ गया छोटू टेस्ट चार्ज जिसको तला धक्का मार मार के भिजवा रहा है। टेस्ट चार्ज का मतलब ये चार्ज छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। ये 10R में R जो है ना, ये रेडियस है काजिम के एरिया का रेडियस, यानी काजिम जिस एरिया में है उस एरिया का रेडियस ये R है, ठीक है। सही हो गया, उस स्फेरिकल चार्ज का रेडियस, मतलब ये रेडियस, सॉरी ये रेडियस R है, ये वो रेडियस हो गया। और के आपको पता है कांस्टेंट है, जब इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आइदर काइनेटिक एनर्जी, आइदर वर्क डन, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। ये A2 के कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। अच्छा मैं बता दूं, ये AS नहीं है। बच्चे समझते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस वो चीजें वो नहीं है। हाँ आगे आप ये काम कर सकते हैं, अगर सारा को काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम स्पीड मांगी है सर, सरमन आप बताएं कि वो जो चार्ज था छोटू वाला, वो यहाँ से इधर जाके लगेगा, तो सर मुझे आप उसकी मैक्सिमम स्पीड बता सकते हैं? अगर सारा जो मुझसे ये सवाल पूछती है, तो फिर मैं सारा आपके आंसर इस तरह दूंगा कि ये मैक्सिमम स्पीड होगी 1/2 mv² इज इक्वल टू वही जो ऊपर आंसर है, यहाँ से जो आंसर आया हुआ है उस आंसर को यहाँ पुट कर दोगे। सिंपल, चेंज इन पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज का जो आंसर है, इसका जो आंसर है, ठीक है, उस आंसर को हाफ mv² के इक्वल करके आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। बस दो सर ये जो आपने फॉर्मूला बनाया 3KQ, इसमें जो 10R है ये 10R स्क्वायर नहीं होगा या इस तरह होगा? नहीं स्क्वायर नहीं होता, पता है। यहाँ से मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें, अगर 2R और 5R कैल्शियम लेते हैं हम ना, तो 5 और 2R कैल्शियम 10R आता है, 10R स्क्वायर आता है, 10R स्क्वायर आता है नीचे एलसीएम में, लेकिन ऊपर जब 5R और 2R का माइनस करेंगे तो 3R आ जाएगा, तो 3R/10R स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। सर बात सुने, वो जी जी आपने पहले कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी जी जी उसके अंदर मेटल स्फीयर के अंदर वो 0 होगी, तो जी जी व्हाई इज दैट? जी जी, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड क्वेश्चन सारा, थैंक्स फॉर रिमाइंडर यार, जबरदस्त। बच्चों ये एक सेंटर है ना ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और रेडियल क्वांटिटी है। हमने पहले लेसन में ये बात पढ़ी थी सारा, आप शायद नहीं आई थी। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस तरह से बाहर की तरफ निकलती है, यूं एक पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, इस तरह।
और नेगेटिव में यही एरोस क्या हो जाएंगे, इनवर्ट हो जाएंगे, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा सही हो गया। जी अच्छा इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड स्पेस जीरो होने का मतलब है कि अगर ये फील्ड इस तरफ है तो ये फील्ड इस तरफ है ना, तो क्या ये देखें कैंसिल आउट नहीं कर सकती दूसरे को इनसाइड द स्फीयर। ओह अच्छा ठीक ठीक है, है तो पहली बात तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रेडियल है और वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की दो बातें याद रखनी है, एक रेडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेडियल है और एक वेक्टर है। यानी रेडियल का मतलब ये है कि सेंटर से ओरिजिनेट होती है, वेक्टर का मतलब है एरोज ऑपोजिट है। तो रेडियल और वेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। और दूसरी बात, अगर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज छोड़ दें, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज छोड़ दें इनसाइड द स्फीयर, मैं आउटसाइड की बात नहीं कर रहा, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर चार्जेस आर एट रेस्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तला ने कहा ना लिखेंगे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो हम ये तीन बातें लिखेंगे। एक मिनट ठहरे, चार्जेस आर एट, सर जल्दी करें सर, मेरा रील्स टाइम शुरू हो गया है। बस खत्म करो तला। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। ये तीन पॉइंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेडियल क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्जेस आर एट रेस्ट इनसाइड द स्फीयर, hence electric field strength is zero, hence electric field strength is zero। बात समझ आई? ये बात लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क क्वेश्चन आता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल स्ट्रेंथ। और वेक्टर क्या है? रेडियल और वेक्टर क्या है? रेडियल वेक्टर का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं ना? फील्ड लाइन सरफेस के साथ 90 के एंगल बनाए ना अगर तरह, और सेंटर से ओरिजिनेट हो, इसको रेडियल कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और वेक्टर का मतलब ये कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो डेट से कैंसिल आउट कर देती है इनसाइड द स्फीयर। दैट्स व्हाई कोई भी चार्ज इनसाइड द स्फीयर छोड़ देना तला, वो स्फीयर के अंदर मूव नहीं करेगा। जैसे आपके कमरे में अगर एक वॉल पॉजिटिव है एक वॉल नेगेटिव है, आप कोई चार्ज छोड़े वो मूव करेगा हर हाल में। कमरे में एक वॉल पॉजिटिव एक वॉल नेगेटिव है, चार्ज छोड़े मूव करेगा। लेकिन स्फीयर के अंदर जब कोई चार्ज छोड़ते मूव नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैंसिल आउट कर देती है ना। ये लाइन इसको कैंसिल कर देती है, ये लाइन इसको कैंसिल कर देती है। इसका मतलब है चार्ज इनसाइड द स्फीयर रेस्ट पे होगा। क्या होगा? इनसाइड द स्फीयर चार्ज हमेशा रेस्ट पे होगा। बस 2 ग्राफ रखेंगे, सिर्फ 3 मिनट्स, 2 ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ। अच्छा पोटेंशियल का ग्राफ बनता कैसे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ। इसका ग्राफ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होगा, लेकिन एक मसला है। ये अगर वो स्फीयर का रेडियस है काजिम सारा, ये देखें, ये रेडियस आर है, ये रेडियस डबल आर है, ये रेडियस 3r है। सही है चला। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी कांस्टेंट। अब ये 0 पे नहीं आएगा। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया था, यूं यहां से ऊपर आया था ऐसे, फिर ड्रॉप हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, याद है? इसमें जी, ये मुझे याद है, आपने मुझे एग्जाम में बताया था जी। इसका ऐसे आएगा एग्जाम ग्राफ यूं, ये फिर ड्रॉप करेगा, और ये इनवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। देखना इस ग्राफ में फर्क है, इस ग्राफ में ये फर्क है, ये ऐसे आएगा और डबल आर पे आके ये 50% हो जाएगा, 50%। मतलब अगर तला कहते हैं ये वैल्यू 1000 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? 500 है। उसके बाद ये वैल्यू अगर लेट्स सपोज 250 है, ये वाली वैल्यू 250 पे ये, तो दैट्स व्हाई ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। दिस डू नॉट ओबे 1 स्क्वायर लॉ, ये v/2 है, ये v। सर लेकिन ये जो पिछला आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये वो वाली चीज उस तरह क्यों नहीं बन रहा? आई मीन वो भी तो यही नहीं था वहां पे भी आप वो ऐसे था, वो इस टाइप का था तला। नहीं देखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये आपने स्टार्ट किया वी मैक्स से, वो वाला आपने स्टार्ट किया था, हाँ इस तरह ऊपर खिंच ली थी लाइन, बिल्कुल तो ये वो खिंची। गुड। वो देखो ये यहाँ पे फ्लैट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 था। एक फर्क, अच्छा ये कांस्टेंट थी ना? हाँ ठीक है हाँ, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 थी। हाँ ठीक है। एक फर्क ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर बनता है इस तरह। बच्चों को लगता है कि सेम ग्राफ है, सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2r पे आके ग्राफ आए ना, तो ये e/4 था यहाँ पे, याद करो सारा जेब, ये e/9 था, याद आया? यहाँ पे आके ना, यहाँ पे v/3 है, यहाँ पे आके v/2 है। मतलब 2 टाइम यू गो अवे, 2 टाइम
टाइम इट ड्रॉप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर आर को एक बच्चा डबल आर पे करेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू v/4 नहीं होगी, v/2 होगी। आर को बच्चा अगर 3r करेगा तो v/3 होगी। अगर हम आर को 3r करेंगे v/9 नहीं होगा। ये ग्राफ। और मजे की बात बताऊं, अगर इस ग्राफ से आपसे मांग लिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, काजम और फारा सर पकड़ बैठ जाएंगे, यार ये क्या पोटेंशियल के ग्राफ से सर नुमान पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मांगा हुआ था। सारा जब क्या करूं, पोटेंशियल के ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मांगे एट 2r। आपको एग्जामिनर कहते हैं 2r पे आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने करना ही है, यहाँ पे मारना है टेंजेंट। क्या करना है? टेंजेंट किस जगह पे? 2r पे। और फिर क्या करना है पहला बताओ? टेंजेंट। टेंजेंट के बाद क्या करते हैं फिर? टेंजेंट और ग्रेडियंट ग्रेडियंट। निकालेंगे। ग्रेडियंट, यस, हाँ ग्रेडियंट ग्रेडियंट। निकालेंगे। तो सारा जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मांगे एट एनी डिस्टेंस, तो आप वो पॉइंट हाईलाइट कर दें, जैसे ये है, ये यहाँ पे टेंजेंट आपने मार दी, ठीक है, उसी पॉइंट ऊपर आके जिस बार पे मांगा है टेंजेंट लगा दें। तो बस टेंजेंट और ग्रेडियंट लें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने ड्रॉ करना है टेंजेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया ग्रेडियंट। ये 2 पॉइंट अगर आप करें तो आप चेंज इन पोटेंशियल के ग्राफ से वर्सेस चेंज इन आर करें, तो जो नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा उस नेगेटिव ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। एग्जाम में नई डेफिनेशन कहता है व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। तो बच्चा लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेगेटिव potential gradient, या electric field strength is the gradient of negative gradient of potential. Electric field strength is the negative potential gradient. ये स्किल्स आपको अगर नहीं आएंगी, आप पेपर में पोटेंशियल ग्राफ से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते। अब समझ आई? सर इसका जो साइन होता है ये बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव होता है? हाँ, ये नेगेटिव, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है ना, ऊपर से हाँ नीचे ग्रेडियंट तो नेगेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव शक नहीं है। कर देंगी। और ये तब बनेगा जब दोनों चार्जेस साइडों वाले पॉजिटिव हो और सेंटर में भी पॉजिटिव हो। ये भी पॉजिटिव होता है सारा और ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है। ये ट्रेंड आपसे याद रखने हैं, वरना पेपर में डरेंगे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। और यही अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, इधर भी पॉजिटिव हो, सेंटर में भी पॉजिटिव हो, अब ग्राफ मांगे पोटेंशियल का, किसका? पोटेंशियल का। तो ताला इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यूं, मतलब इधर बना के दिखाता हूँ, ये देखो यू शेप बन जाएगा। क्यों? ये चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये चार्ज काजिम पॉजिटिव हो गया, ये वो पॉइंट पी हो गया जहां पे कैंसिल आउट कर रही है। तो पोटेंशियल का ग्राफ ये है कि पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉप होगा, जैसे ये ए है, ये बी है। अगर हम ए से बी चार्ज को लेके जा रहे हैं, पॉइंट पी को पे आके पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा पॉइंट पी पे आके। ये क्लोज टू द ए सरफेस है, क्लोज टू द ए, ये क्लोज टू द बी है। तो ये तो ठीक है, अगर अनलाइक चार्जेस है फिर क्या होगा? फिर तो उसका भी चार्ज वो चेंज हो जाएगा। पहले इसकी स्क्रीनशॉट लो, पोटेंशियल ग्राफ। अच्छा एक मिनट, पोटेंशियल ग्राफ, सबर, पोटेंशियल ग्राफ, ये आ गया पोटेंशियल और ये आ गया आर इन सेंटीमीटर। अब लो ताला, अच्छा लास्ट चीज, सिर्फ लास्ट चीज ले ली, डन। यस यस यस, मैं अच्छा, वो अब ग्रुप में सारा भेज जब तला का क्वेश्चन ये कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, अब आप बताएं इसका पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन है ना। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पोटेंशियल का बन जाएगा। टाइप का जो ग्राफ था ना, सॉरी ये पोटेंशियल ग्राफ बन जाएगा तला। ये पोटेंशियल का है। अच्छा अगर एक प्लस एक माइनस हो फिर ऐसे बन जाएगा। और जो पोटेंशियल का था ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बनेगा सबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। अच्छा, उलट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। तो फ्लिप हो जाएंगी, जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे ना बच्चों, तो जो ग्राफ पोटेंशियल का था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था वो पोटेंशियल का हो जाएगा। दैट्स इट।
ये स्क्रीनशॉट ले लो तक बस, और चैप्टर में कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। बस ये ग्राफ थे, पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था, फोर्स था, सब कुछ करा दिए। अब आप लोगों ने ये करना है बस फार्मूला शीट और डिस्क्रिप्शन सारा याद करनी है सबसे पहले, जो रिसोर्स पैक के स्टार्ट में या फार्मूला शीट में भेज देता हूँ A2 की। चलो ग्रुप में फार्मूला शीट भेज दो, सारा सबको मिल जाए, ठीक है, डन हो गया, ये चैप्टर पूरा हो गया कसम से। और कंटेंट में कोई चीज नहीं है इसमें, ये मैं स्लाइड भेज दूंगा सारा आपको, आपने बस ये Thank you, फार्मूला sir. और इस चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। मेरी ओके भी भेज दी सर। सारा शेजिल अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। सर फिर से ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। सर